नमस्कार। कैसे हैं आप सब? नमस्कार। मेरा नाम आयुष है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और हमने यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के लिए सभी यूनिट्स को कवर करने का हमने प्रयास कह लीजिए, संकल्प कह लीजिए, अभ्यास कह लीजिए, शुरू किया है। हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए ही है ये सारा कंटेंट। हमने हिंदी माध्यम के लिए ही तैयार किया है। अगर आप यूजीसी नेट के लेवल का पढ़ लेते हैं, यूजीसी नेट के लेवल का हमने सारा कुछ डिलीवर करने की कोशिश की है, तो आगामी जो स्टेट का एग्जाम होते हैं, स्टेट का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, या उसको अलग अलग नामों से लोग जानते हैं। बिहार में वो बेट हो जाता है, झारखंड में जेट हो जाता है ना? अ, उत्तर प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश में सेट हो जाता है, इस तरीके से। तो उसके उसके लिए भी ये बहुत बेहतर क्लास होगा आपके लिए, यूजीसी नेट के साथ साथ। बाकी यूजीसी नेट के जो आगामी एग्जाम होने वाले हैं जून में, उसमें आपकी जो स्कोर लगभग 40 के आसपास प्रश्न आपके सही हो, इस प्रयास के साथ हम इस वीडियो को बना रहे हैं। इन सारी चीजों को किया है हमने। अभी तक हमने 2 यूनिट कंप्लीट किए हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड। तीसरा कम्युनिकेशन है, 2 क्लास हो चुका है, तीसरा क्लास है। जो पढ़ाई हो चुकी है उसको आप कहीं अपने प्रीवियस ईयर से या एमसीक्यू जो भी कहीं से आपको लगता है उसको लगाइए। आपको 100% क्वेश्चन बनेंगे। बार बार रिवीजन कीजिए। अगर नोट्स बना रहे हैं तो बढ़िया है, खुद का नोट्स अच्छा होता है। बाकी टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे तो मैं ये नोट्स भी दे दूंगा। और साथ में ये है कि ये नोट्स जो है बिल्कुल मतलब आसान भाषा में एकदम संक्षिप्त छोटा करके बनाया गया है, समझने पे जोर दिया गया है, जिससे कि आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। बस मोटा मोटी आपको जो बताया जा रहा है उसको फॉलो कीजिए और एक अच्छा स्कोर लेके आइए। क्योंकि मुझे लगता है कि फर्स्ट पेपर में अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं, 40 के आसपास आपका प्रश्न सही होता है, तो जेआरएफ आसान हो जाता है। नेट तो हो ही जाता है, जेआरएफ आसान हो जाता है। तो इसी सिलसिले में जो है आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको वीडियो मिलता रहे। कभी कभी हो सकता है कि कोई दिन बीच छूट जाए, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरी भी व्यस्तता रहती है और अपना समय निकाल के जो है आपके सामने हम आते हैं, तो जिसकी वजह से कुछ मुश्किलें होती है मुझे भी, लेकिन फिलहाल इसको हम शुरू करते हैं। चलिए, तो हमने पिछले क्लास में मतलब जो कम्युनिकेशन के जो प्रकार हैं उस पे हमने बातचीत किया था कि कौन कौन से प्रकार हैं। इससे जुड़े कोई सवाल आपके हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, है ना? बाकी आज की जो क्लास है बहुत महत्वपूर्ण है, कई सवाल इससे आए हैं। तो पहला हमारा टॉपिक आज का है वो क्या है? आ, एक मिनट। थोड़ा सा हम पैड कनेक्ट कर लें जिससे कि आपको आसानी हो समझने पढ़ने में। हम्म। तो हाँ, तो आज है मौखिक और लिखित संचार, वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये 2 प्रकार का होता है। एक तो ओरल होता है, ओरल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार, है ना? तो ये क्या होता है? ओरल मतलब आप तो समझ ही गए होंगे बातों से कि ओरल मतलब मुंह से बोला हुआ संचार, बोलचाल के भाषाओं के यूज किया गया शब्द। इसमें लिखा भी हुआ है कि मौखिक संचार वो प्रक्रिया है जो बोलचाल के शब्दों, स्पोकन वर्ड्स के माध्यम से विचारों, सूचनाओं और भावनाओं को का आदान प्रदान किया जाता है। यह संचार का सबसे प्राकृतिक और प्रचलित माध्यम है ना? जब से भाषाई विकास हुई है। भाषाई विकास कब हुई है? भाषा विकास मोटा मोटी हमको लगता है कि हम्म, लगभग 50,000 सालों का इतिहास रहा है भाषा और विकास के माध्यम से देखे तो तब से ये ओरल संचार मतलब प्राथमिक जो पहला जो सबसे पहली जो संचार की साधन था वो मौखिक ही था। मतलब बातचीत करके ही समझा बूझा जाता था, है ना? तो इसमें समझने का कुछ नहीं है, बस आप इसको धीरे धीरे याद रखिए। उदाहरण के लिए ये आमने सामने बातचीत होती है, भाषण हो सकती है, टेलीफोन पर बातचीत हो सकती है, रेडियो टेलीविजन के माध्यम से जो आप तक न्यूज खबरें आती है वो हो सकती है, इंटरनेट हो सकता है, वीडियो कॉल वगैरह इत्यादि इत्यादि, है ना? इसकी विशेषता क्या है कि पिच मतलब आवाज की उतार चढ़ाव, यानी आप जब बात कर रहे हैं, ओरल कम्युनिकेशन जब हो रहा है तो उसमें आपकी पिच यानी जो आपकी जो आवाज है ना, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत मायने रखती है। फ्रिक्वेंसी क्या होता है? कि आवृत्ति मतलब आपकी आवाज का जो टोन है, कितना टोन है। अगर जैसे कि 4 लोग बैठे हुए हैं, जैसे आप ही हैं, अब मैं अपनी आवाज को बहुत कम कर दूं, वॉल्यूम है, गति है, तो अभी नहीं सुन रहे होंगे। मतलब मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि मैंने अपनी आवाज को बहुत कम कर दिया, है ना? तो हमारी पिच कम गई, जो आप तक अच्छे से आवाज नहीं पहुंच पाई। ठीक है, जैसे कि एक बड़ा उदाहरण लेते हैं। देखिए फिर से मैं, देखिए मैं अपने पिच को कम कर रहा हूँ।
मुख्य विशेषता पिच, वॉल्यूम, गति, स्पष्टता। ठीक है, तो मैंने अपने पिच को कम कर लिया, अभी किया, आप तक आवाज नहीं पहुंची, और मैं इसको और लाउड भी कर सकता हूँ, पिच, वॉल्यूम, गति, स्पष्टता। तो आवाज की जो पिच होती है वो इसको बहुत इफेक्टिव बनाता है ओरल कम्युनिकेशन को। जब ओरल कम्युनिकेशन आप करते हैं तो उसमें मौखिक बातचीत में पिच बहुत मायने रखता है। वॉल्यूम, वॉल्यूम आवाज की जो तीव्रता होती है, आप कितना जोर से बोल रहे हैं, है ना, वो मायने रखता है। गति, बोलने का रफ्तार। अब कभी कभी होता है कि हम थोड़ा तेज बोल लेते हैं, समय की अभाव में बहुत कुछ होता है, मतलब मेरा मान लीजिए मेरा कम्युनिकेशन स्किल स्किल ऐसा है कि हम थोड़ा तेज बोलते हैं, तो वो गति भी मायने रखता है कि आप उसको सही से कैप्चर कर पाते हैं कि नहीं, या बहुत स्लो, वो भी जो है सो उसकी भी अलग वो है कि बोरिंग ना हो जाए, है ना। स्पष्टता, क्लियरिटी होनी चाहिए, साफ शब्दों में साफ समझ होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को आप देखे होंगे गांव समाज में, जिनकी जो वॉल्यूम है वो बहुत तेज होती है ना। गांव में लोगों की वॉल्यूम सामान्यतः तेज होती है ना। तो ये जो है, क्योंकि उनको दूर तक अपनी बात को पहुंचाना होता है, खेत में काम कर रहे हैं तो दूसरे खेत में जो खाना लेके आ रहे हैं उनको बताना होता है कि हम यहाँ है, इस तरीके से, है ना। गति भी गांव के लोगों की ठीक होती है, शहरों के लोगों की सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि उनकी गति तेज होती है। स्पष्टता ठीक है। पिच जो है, मतलब आवाज की जो उतार चढ़ाव है वो एक जैसा हो, मतलब पिच पिच समझ रहे हैं ना, कि जब हम बात कर रहे हैं तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है एक जैसा हो, है ना। जिससे कि उसमें ऐसा ना हो कि आपको उस आवाज को समझने के लिए अपनी ध्यान को और ज्यादा लगाना पड़े कि भाई कब जो है वो फ्रीक्वेंसी हमारा ऊपर चला जाता है, कब नीचे चला जाता है। तो आवाज की जो उतार चढ़ाव है एक जैसा हो, एक जैसा अभी मैं बात कर रहा हूँ तो एक जैसा बात कर रहा हूँ, तो आपको जो है इसमें ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो मुख्य विशेषता ये है ना। इसके जो लाभ है वो क्या है, ये जो है तत्कालिक प्रतिक्रिया मिलती है ना, इमीडिएट फीडबैक मिलता है। स्वाभाविक है, जब हम बातचीत करते हैं तो तत्काल से ही प्रभावित होती है। आमने सामने बातचीत में चेहरे भाव, बॉडी लैंग्वेज समझ में आती है, बिल्कुल, है ना। क्योंकि सब कुछ वर्ड ही नहीं होता है ना, हमने पिछले क्लास में देखा था कि वर्ड जो है हमारी कम्युनिकेशन में सिर्फ 8% है। पियर्सन, ये क्या है, मदान का जो आप पियर्सन का जो किताब पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है कि जो वर्ड है हमारे कम्युनिकेशन में वो सिर्फ 8% है ना। बाकी बॉडी लैंग्वेज होती है और इमोशन होता है ना। तो ये शायद बॉडी लैंग्वेज 35 के आसपास है और ये 54 के आसपास है, इसी तरीके से कुछ है, मतलब 54-55 के पास प्लस मान लीजिए। तो जब हम आमने सामने से बात करते हैं तो वर्ड के साथ बॉडी लैंग्वेज, इमोशन सब हम पूरा कैप्चर कर पाते हैं, है ना। तो ये एक फायदा होता है। दूसरा क्या है कि संचार अधिक जीवंत और प्रभावी होता है। स्वाभाविक है, संचार स्वाभाविक है, जीवंत और प्रभावी होता है। एक मैं उदाहरण देता हूँ। मैं जब गांधी फेलोशिप में था तो जो मीटिंग हम फिजिकली करते थे, जो हम बातचीत जाके करते थे, उसका प्रभाव और जो हमने मैसेज के माध्यम से भेज दिया लिख के, उसका प्रभाव में दोनों में बहुत अंतर होता था, है ना। जो हम करते थे उसमें बहुत सारे लोग हमसे जुड़ते थे, बहुत सारे वॉलेंटियरी के लिए हमारे से जुड़ जाते थे, लेकिन जो मैसेज करते थे उसका कोई प्रभाव नहीं होता था। अभी भी जैसे कि मैं आपको नोट्स भेज दूं और मैं क्लास ले रहा हूँ तो उसमें दोनों में प्रभाव होगा कि नोट्स आप पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, क्या समझ में होना मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो और मतलब जीवंतता आप में उस चीज सभी चीजों को देखते हुए आप में जगेगी। कई चीजों आप कनेक्ट कर पाएंगे, कई चीजों में आपकी सहमति हो सकती है, कई चीजों और खुद से खोजने के प्रयास करेंगे, तो इत्यादि इस तरीके के जो प्रभाव है वो ओरल कम्युनिकेशन में होता है। समस्या का तुरंत समाधान, समय की बचत। अब देखिए, ये सब आपने देखा, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, ये सामान्य से आप अगर अपना दिमाग लगाएंगे छोटी सी बात पे तो आप सब कुछ ये जो लाभ इन्होंने बताई है, तो ये सब कुछ जो है एडवांटेज आप पाएंगे। और आप देखिए मैंने जो नोट्स बनाई है कितना सहज और कितना मतलब एकदम शॉर्ट है, कि ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने पैराग्राफ इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि जब आप पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उसमें जो महत्वपूर्ण है क्या है वो आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और पूरा पैराग्राफ आपको याद करना पड़ता है, और वो याद होती नहीं है, जिसकी वजह से परीक्षा में समस्याएं होती है। तो हमने बस इतना ही दिया है जो परीक्षा के लिए उपयोगी है, और उसमें भी वो वही चीज को हमने हाईलाइट किया है जो कि आपको पढ़ना है ना। ज्यादा कुछ आए दाएं पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं, फर्स्ट पेपर में 50 में 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आप कॉमन सेंस से हटा सकते हैं, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ कॉमन सेंस से हटा सकते हैं। और 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 20 के करीब आसपास क्वेश्चन होते हैं जो कि आप थोड़ी सी अगर आपकी बेसिक मजबूत है तो आप अच्छा कर जाएंगे, है ना। तो वही चीज है कि आपको ज्यादा इसमें तनाव लेने की जरूरत नहीं है, जो भी आपको बताया जा रहा है उसको फोकस कीजिए। बाकी आप कहीं से भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा, और अगले आने वाले समय में हम वो भी लेके आने वाले हैं और उसको भी बिल्कुल करेंगे। और आप चिंता मुक्त रहिए
यूजीसी नेट हो उसमें तो अच्छा कर ही लेंगे, और बेट और जेट की तो कोई बात ही नहीं है, उसमें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इसकी हानि क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उसको देख लेते हैं। तो संदेश पर गहराई से सोचने का समय कम मिलता है, क्योंकि तुरंत हमको फीडबैक देना होता है। जैसे कि अब हम एक वीडियो कॉल कर लेते हैं और वहीं पे हमको बात करनी हो, तो आप जो सवाल पूछेंगे मुझे तुरंत जवाब देना होता है। तो हो सकता है कि उस पे हमको और सोचने को मिलता, तो मैं और अच्छे से जवाब दे पाता। ठीक बात है। लेकिन हो सकता है कि मतलब चूंकि तुरंत ओरल कम्युनिकेशन है, तो तुरंत हमारी बातचीत होती है, तो उस पर तुरंत हमारा जो भी चिंतन है वो उस आधार पे हम जवाब देते हैं। संदेश को रिकॉर्ड करना मुश्किल होता है। अब स्वाभाविक है, कितना रिकॉर्ड कीजिएगा, हम लोग पूरा दिन ही तो ओरल कम्युनिकेशन करते रहते हैं। औपचारिक अनौपचारिक, दोस्तों के साथ, टीचर के साथ, चाय के ढाबे पे, मेस में, हर एक जगह तो हमारी ओरल कम कितना रिकॉर्ड कर पाएंगे, तो मुश्किल तो होगी ही ना। कभी कभी गलतफहमियां जो है हो सकती है, स्वाभाविक है। जब हम इंटर कल्चरल चीजों में जाते हैं तो वहाँ पे गलतफहमियां होती है, जो हम कहना कुछ और चाहते हैं, हमारे साथ कई बार हो चुका है। हम कहना कुछ और चाहते हैं, लोग अलग समझ लेते हैं, है ना। वो पीके वाला उदाहरण पिछले क्लास में मैंने दिया था ना, वो वाला। अच्छा, हाँ, मतलब आश्चर्यचकित वाला अच्छा, तो अच्छा वो लंबा लॉन्ग अच्छा जाएगा, है ना। आ, अच्छा है तो अच्छा अच्छा है, इस तरीके से आपने पीके मूवी देखी होगी तो उसे रिलेट कर पाएंगे। तो गलतफहमियां तब होती है जब हम जो कह रहे हैं वो सामने वाले ना समझ पाए, और न समझने के पीछे क्या कारण हो सकता है कि वो अलग क्षेत्र से आता हो, अलग संस्कृति से आता हो, तो इस तरह की गलतफहमियां हो सकती है ना। तो कभी कभी गलतफहमियां होती है, क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन सामान्यतः हम अपने लोगों के साथ या ऐसे लोगों के साथ ही करते हैं जो हमारे जानने पहचानने समझने वाले लोग होते हैं, है ना। कभी हम अब जाके ट्राइबल्स में मैं रहा हूँ पीछे बहुत समय तक, तो वहां पे जाके मैं जब बात करता था तो बहुत सारी बातें होती थी वो उन तक नहीं पहुंच पाती थी, है ना। तो कई कभी कभी तो गलतफहमियां भी हो गई थी। एक बार हम लोगों को नक्सली, आज 31 मार्च है, नक्सली को समाप्त करने का आज का तिथि अंतिम है, अमित शाह जी ने बोला था, गृह मंत्री ने। मैं जब गांधी फील्ड था तो मुझे पकड़ लिया था लोगों ने, नक्सलियों ने, है ना। तो वहाँ पे भी गलतफहमियां बहुत सारी हो गई थी, लेकिन फिर भी हमने कोशिश किया किसी तरीके से बातचीत करके कि उस गलतफहमियों को दूर किया जाए। अब देखिए, इस पर कहानी कभी और बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। लंबी जानकारी को विस्तार से देना कठिन होता है ना। क्योंकि ये ओरल कम्युनिकेशन होता है, तो हम सिर्फ बस ये बताना चाहते हैं कि भाई जो बातें हुई हैं या जो जानकारियां हैं उसको एकदम शॉर्ट में बताना चाहते हैं। कठिन मतलब ज्यादा विस्तार से एक बार बता देंगे, दो बार बता देंगे, लेकिन वो जो कि ओरल कम्युनिकेशन है तो बार बार आप नहीं बताना चाहेंगे, सिर्फ एक जानकारी जो है आप देना उसको प्रेफर करते हैं। अब आते हैं रिटन कम्युनिकेशन, लिखित कम्युनिकेशन। अब चूंकि नाम से ही स्पष्ट है ना, लिखित लिखित शब्दों या प्रतीकों के माध्यम से संदेश भेजा जाता है। यह संचार का अधिक औपचारिक और अस्थायी होता है, क्योंकि स्वाभाविक है, आप किसी कंपनी में काम करेंगे, किसी कहीं मतलब प्रोफेशनल लाइफ अगर में जाएंगे तो औपचारिकता होती है, मतलब एक फॉर्मेलिटी जो है आपको उसमें मेंटेन करना पड़ता है। कि अगर आपको छुट्टी लेना है तो आप मेल करेंगे, कोई तरह की समस्या है तो आपको मेल आएगा, है ना। सामान्य जीवन में इसकी कोई जरूरत नहीं होती है, हम लोग ओरल कम्युनिकेशन ही करते हैं। वो थोड़ा अनौपचारिक, मतलब इस संदर्भ में उसको मान सकते हैं कि वो अनौपचारिक होता है, जब हम दोस्तों से बात करते हैं तो वो सब जो है ओरल में चला जाता है। तो हमने ऊपर से चर्चा कर लिया, उदाहरण के देख लेते हैं। ईमेल, क्योंकि मैसेज आएगा तो किस में आएगा, ईमेल पे आएगा, पत्र पे आएगा, है ना। रिपोर्ट राइटिंग, आपने कोई रिपोर्ट जमा की, हमने बहुत सारी रिपोर्ट को बनाया है, जमा किया है। ज्ञापन, मोमो, है ना, नोटिस, इस तरीके से जो है जो भी लिखित माध्यम से हो सके वो लिखित संचार की विशेषता क्या है। यह लिखित रूप से सुरक्षित रहता है। स्वाभाविक है, अगर कोई मेल आपको 5 साल पहले भी आया होगा तो वो भी सुरक्षित है, अगर डिलीट आप नहीं करते हैं तो। इसे बार बार पढ़ा और समझा जा सकता है, क्योंकि आपके पास मेल है, आपके पास मैसेज है, तो आप उसको बार बार पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। औपचारिक कार्यों में अधिक उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसके जो लाभ है, एडवांटेज है, वो क्या है। संदेश को भेजने से पहले संपादित या संशोधित किया जा सकता है ना। अब जो है मतलब संपादित यानी उसको एडिट किया जा सकता है, उसमें कुछ चेंजेस किया जा सकता है। अब ओरल में क्या होता है कि आप एक बार बोल दिए तो बोल दिए, आप उसमें उसके बोलने से पहले ना आप कभी सोचते हैं कि वो क्या बोलना है, क्या बोलने जा रहे हैं, और ना कभी आप उस पर विचार करते हैं। लेकिन लिखने से पहले आप कई बार उस पर विचार करते हैं कि जो हम लिख रहे हैं वो कितना मतलब वो है, मतलब कितना वो वैल्यूएबल है इस कॉन्टेक्ट को, जो भी कॉन्टेक्स्ट आपका हो उस हिसाब से, है ना। तो संपादित जो है और संशोधित कर सकते हैं। यह अस्थायी रिकॉर्ड के रूप में रहता है ना। अस्थायी रिकॉर्ड के रूप में रहता है, प्राप्तकर्ता इसे शांतिपूर्वक पढ़कर समझ सकता है। स्वाभाविक है, कानूनी और औपचारिक कार्यों में करता है। मतलब आप देखिए कानून वगैरह में जो है वकील वगैरह सब तो यही करता रहते हैं कि भाई फॉर्मेट कर बनाना है, उसको लीगली नोटिस भेजना, इस तरीके से कई सारी चीजें होती रहती है।
जटिल जानकारियों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाता है, यानी जो मुश्किल जानकारियां है उसे स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज होगा तो डिसएडवांटेज भी होगा। तत्काल प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, ठीक बात है, तत्काल प्रतिक्रिया मुश्किल होती है। संचार में समय अधिक लगता है, स्वाभाविक है, जब आप मैसेज लिखेंगे तो उसमें समय लगता है। भावनाओं और अभिव्यक्ति की कमी होती है, क्योंकि एक फॉर्मेट होता है। जब हम प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं ना, तो एक विधि होती है जिसमें मतलब आपको इमोशन और को कंट्रोल करना होता है कि आप इमोशनली नहीं हो सकते, है ना। आपको एक पद्धति का इस्तेमाल करना होता है कि एक मतलब एक फॉर्मेट होता है कि अगर आपको किसी को मेल लिखना है तो एक फॉर्मेट ही है, उसके हिसाब से लिखना है। मतलब आप उसमें भावनाओं को नहीं ला सकते कि भाई भावनाओं मतलब क्या, कि जैसे सामान्यतः हम जब किसी चलते हैं, राह चलते हैं, तो कोई अगर बुजुर्ग व्यक्ति मिल जाते हैं उसको हम दादा बोल देते हैं, दादा चाचा इस तरीके से। लेकिन जब आप फॉर्मली कुछ चीज रिटर्न में लिखते हैं तो फिर हम उसके नाम से लिखते हैं, है ना, या फिर उसमें हम जी लगा देते हैं इस तरीके से, लेकिन उसको दादा चाचा के नाम से नहीं जानते। तो इस तरीके की भावनाएं जो है उसमें कमी होती है। कभी कभी संदेश का गलत अर्थ निकाला जा सकता है ना। अब चूंकि जब हम मैसेज को लिखते हैं, समझते हैं, तो ये भी हो सकता है कि फिर वही बात है कि इंट्रा कल्चरल अगर चीजें हैं तो वहाँ पे गलत की गुंजाइश होती है। अब जो हमने ऊपर पढ़ा है उसको नीचे से जो है एक तुलनात्मक रूप से देख लिया जाए, तो यहाँ पे प्रतिक्रिया है ना। तो मौखिक में तुरंत मिल जाएगा और लिखित में देर से मिलेगा, चूंकि लिखित में जब हम देखेंगे तभी मिलेगा। और मौखिक में आप जैसे देखिए, एक उदाहरण समझिए, किसी व्यक्ति को मैंने यहाँ पे रोका, मेरा साथी है, बोला कि भाई आज तुम क्लास में नहीं आए, तो बोलेगा कि मेरा तबीयत खराब था, या फिर मैं लेट हो गया था, या मैं घर गया हुआ था, या घर से आया हूँ। तो इस तरीके से तुरंत मौखिक मिल गया। अब मैं उसको मैसेज करूंगा कि भाई क्लास में क्यों नहीं आए, तो वो मैसेज देखेगा, कब देखेगा, फिर उसको लगेगा कि जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, फिर वो बोलेगा, तो देर लगती है ना। मतलब गुंजाइश है कि देर लगे। अस्थायित्व क्या है? अस्थायित्व जो है वो ये अस्थाई है, मतलब ये मौखिक मैसेज जो है वो उसकी जो सस्टेनेबिलिटी है वो क्या है, अस्थाई है। वो मतलब सिर्फ बोलने के बाद समाप्त हो जाती है। लिखित का क्या है, वो अस्थाई है, क्योंकि आपके पास वो सबूत होता है। अभिव्यक्ति क्या है? ये भाव और शब्द दोनों होते हैं। हम भावनात्मक रूप से और शब्दों के साथ हम बातचीत करते हैं, केवल शब्द होते हैं इसमें, उनमें कोई भावना नहीं होता है। समय कम लगता है, इसमें अधिक लगता है लिखित में, और औपचारिकता कम होती है और इसमें अधिक होती है ना। तो तो ये हमने एक इमेज लगाई है। और मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि ये मतलब जो भी कंटेंट है उस पे मैं बिल्कुल दावा नहीं करता हूँ कि सारा कुछ मैंने बनाई है, सब कुछ मेरा ही है। मैं बनाई है मैंने, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ मेरा ही है। मुझे जहां से अच्छा लगा है, मतलब गूगल से या प्रीवियस नोट से मेरा, है ना, कुछ किताबें से, है ना, तो वहां से मैंने कोशिश किया है कि आपको आसानी तक समझाए। मैंने 3-4 किताबों को रेफरेंस भी लिया है, मतलब सब कुछ नहीं लिया है लेकिन टॉपिक्स लिया है, फिर उसको समझा है, फिर अब उसके हिसाब से आपको डिलीवर करने की कोशिश किया है। पहले से कुछ नोट्स हमारे पास हैं जो मैंने खुद बनाई है, या फिर मुझे कुछ कहीं से मिला है, तो उसके हिसाब से मैंने उसको वो किया है, बनाया है। तो ये पूरा चीज मेरा नहीं है, मतलब आप गाने को तो मेरा ही है क्योंकि हमने तैयार किया है तो मेरा ही है, लेकिन मैं अपनी वो होता है ना कि मूल्य मूल्य को बताऊं कि आप, मेरा सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये है कि आप तक आसान और मतलब शॉर्ट भाषा में एक अच्छा नोट्स पहुंचे, एक अच्छा डिलीवर पहुंचे, इसके लिए मैंने सारा कुछ किया है। यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन दिया गया है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है तो इसमें देख लीजिए। मतलब इसको आप विजुलाइज कर सकते हैं। वर्बल, नॉन वर्बल, रिटेन, लिसनिंग, विजुअल, इमोशनल, स्मॉल ग्रुप, पब्लिक, डिजिटल, और इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, है ना। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो क्या अब समाप्त कर दिया जाए क्या, क्योंकि मेरे पास 20 मिनट हुआ है ना। 20 मिनट हुआ है, क्योंकि हम 14 पेज पे हैं, तो अगर इस पे हम चलेंगे संचार के प्रकार, तो थोड़ा सा जो है, चलिए इसको हम समाप्त कर देते हैं थोड़ा सा, ये जो है ना इंटरपर्सनल वाला। फिर उसके बाद जो है हम अगले क्लास में उसको और कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि छोटा छोटा ही टॉपिक पढ़े, क्योंकि पास समय है। और इसको हम समाप्त कर देंगे बहुत जल्दी ही, क्योंकि जो मेन टॉपिक हमारा था टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, दो वो समाप्त हो चुका है। कम्युनिकेशन 5 से 6 क्लास पे समाप्त हो जाएगा, इस तरीके से अगर हम चलते रहे तो। और उसके बाद जो है वो ये आईसीटी वगैरह है तो उसको भी हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है,
पारस्परिक संचार, इसको देखिए, दो व्यक्तियों के बीच, हमने ऊपर चर्चा कई किया है इसका, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। दो व्यक्तियों के बीच विचारों और संदेशों का आदान प्रदान, ठीक है। इंट्रापर्सनल क्या होता है? व्यक्तिगत। इंटरपर्सनल क्या होता है? दो व्यक्तियों के बीच। इंट्रा मतलब, इंट्रा जहां आ गया व्यक्तिगत, खुद से, मतलब खुद से जो हम बातचीत करते हैं किसी मुद्दे पर, सहमति असहमति खुद से भी होते हैं ना, कि मतलब बहुत सारी बातें होती है। इंट्रापर्सनल दो व्यक्तियों के बीच में, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं तो इंट्रापर्सनल हो गया, है ना। इसमें क्या है कि दो व्यक्तियों के बीच बात करते हैं, एक दूसरे को तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, इसलिए द्विपक्षीय संचार है। बातचीत, साक्षात्कार, शिक्षक छात्र छात्र संवाद, इस तरीके से, है ना। जनसंचार क्या है? मास कम्युनिकेशन। जनसंचार वह प्रक्रिया जिसमें संदेश बड़े समूह तक एक साथ पहुंचाया जाता है। जैसे 2014 में जब इलेक्शन हो रहे थे, मैं थोड़ा पॉलिटिकल एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे उससे, है ना। और तो एक आप देखेंगे कि उस समय शुरुआत उसी समय में हुआ था, डिजिटल डिजिटल कम्युनिकेशन का, है ना, डिजिटल कम्युनिकेशन का, डिजिटल कैंपेनिंग का कह लीजिए, है ना। तो उस समय में हुआ था। तो उसमें हुआ था कि क्या, कि बड़े बड़े एलसीडी लगते थे, और जो भी प्रचार के लोग, मतलब राजनेता थे, वो अपनी बातों को जनता तक पहुंचाते थे एक बात में, है ना। अब तो वो बहुत कॉमन हो चुका है कि एक बार जो है कोई नेता आते हैं सोशल मीडिया पे, मीडिया पे, है ना। अ, तो एक बार आते हैं और पूरी, मतलब भारत को संबोधित कर देते हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा? जनसंचार बोला जाएगा, है ना, मास कम्युनिकेशन है, बड़े संख्या में, मतलब बहुत बड़े संख्या में जो है आप अपने बातों को पहुंचा रहे हैं। तो इसमें देखते हैं कि संक्षिप्त व्याख्या क्या है, कि जैसे मतलब संचार माध्यम जो है उसमें अखबार, रेडियो, टेलीविजन। पहले अखबार था जब हम आज़ादी की लड़ाई देखते हैं उस समय में, उसके बाद रेडियो, टेलीविजन अभी के समय में है, और बहुत सारे लोग तक संदेश पहुंचाया जाता है, जिसमें व्यक्ति की पहचान नहीं होती है और फीडबैक बहुत कम या लगभग नहीं होता है ना। फीडबैक, अब चूंकि आपके पास अगर कोई सोशल मीडिया पे मैसेज आता है या कोई वीडियो आती है, टीवी पे या वीडियो देखते हो, तो आपको फीडबैक नहीं के बराबर दे पाते हैं या नहीं देते हैं, है ना। तो इस तरीके की जो चीजें होती है वो मास कम्युनिकेशन में आती है। इसका मुख्य रूप से क्या है? संचार पत्र, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट, है ना। अब संचार के प्रकार हम लोग आगे देखेंगे, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें सारे सवाल फंसे हैं, कई सारे सवाल आते हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे बहुत आसान होता चला जाएगा, और ज़्यादा मुश्किल है नहीं, बस आपको करना वही है जो हमने पिछले क्लास में हमने बताई है। हर एक क्लास में बताते हैं कि आप अगर खुद से नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना ले, बना ही ले, क्योंकि खुद का नोट्स होता है तो एक थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, है ना, क्योंकि एग्जाम पास करने का एकमात्र, अगर हमसे पूछा जाए कि एक रास्ता बताया जाए, एक रास्ता, तो वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 10 सालों का, 15 सालों का क्वेश्चन खूब लगा लें। बाकी मैं आपके लिए हूँ ही। आने वाले समय में मैं उस पे भी वीडियो बना लेके आऊंगा, जिससे कि आपको और आसानी हो। और देखिए, मैं आपसे कुछ ले नहीं रहा हूँ, बशर्ते मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट कैसे कर सकते हैं आप? सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कुछ कमेंट कर दीजिए। चूंकि मैं पहली बार इस तरह का इनिशिएट कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि मुश्किलें हों हमारे लिए, और आपको उसकी मतलब कुछ आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सजेशन देके, तो वो भी कर सकते हैं। बाकी हम कोशिश करेंगे कि हर एक दिन आपको वीडियो मिलता रहे, और जून से पहले तक हम एक अच्छी तैयारी में हो, और अच्छा एक वो बना के लेके जाएं, अपना तैयारी होके जाए, और 40 के आसपास हम सवाल सही करके जाएं नेट में। वेट और जेट जो भी स्टेट का है उसमें 40 प्लस 45 के आसपास, क्योंकि उसका सिलेबस एक जैसा ही है, क्वेश्चन स्तर थोड़ा कमजोर होता है नेट के तुलना में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप इसको सपोर्ट मुझे करते रहें। सेटअप के बारे में थोड़ा मुझे वो है कि सेटअप अच्छा नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक है, मैं हॉस्टल से ही बना रहा हूँ, मैं पीएचडी कर रहा हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब से। तो जो भी संभव हो सकता है, जितना हो सकता है उतना मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, करता रहा हूँ। लेकिन फोकस यही कि आपके पास एक अच्छा कंटेंट जाए, बहुत शॉर्ट में जाए, कुछ ज़्यादा लेंदी ना हो, लंद फंद लिखा हुआ ना हो, बस आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो। और हमने आप दोनों देखें, दोनों पिछले दोनों यूनिट के वीडियो हमने वही फॉलो किया है, और आगे भी वही फॉलो करेंगे, बस बशर्ते आपका सपोर्ट चाहिए।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।